तो जब तक कि सारे बच्चे ने आ जाए एक आध इजी सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल लेते हैं बच्चों, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा? वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस दिया हुआ, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है। तो ये 300 और 600 पैरेलल में, तो इफेक्टिव ये देख लोगे, इसका हो जाएगा 200। तो ये 200, 200 एंड 100 कितना हो जाएगा? 500 ओम। करंट सर्किट में कितना हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई 500। 200 के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? I इंटू आर। आई कितना है? 100 बाई 500। आर कितना है बच्चों? 200। रीडिंग कितना हो जाएगा? 200 बाई 5, 40 वोल्ट। यस सर। ठीक, तो सिर्फ ये ध्यान देना, अगर सपोज ये कहता आइडियल वोल्ट मीटर होता, अगर इन दैट केस व्हाट विल बी द वोल्टेज इन केस ऑफ 50। आइडियल? तो ये 200, 300, 100, तो 50 हो जाता है। देखो ये 200 और 100, 300 और ये 300 इक्वल इक्वल में डिवाइड हो जाता है, तो 50 हो जाता है एग्जैक्टली 50। बट मेजर कितना कर रहा? 40। दैट मीन्स चेंज कर दिया ये। चलो F2 भी कर लें जब तक कि सारे बच्चे ना आ जाएं। अथर्व ने पूछा सर। F6 भी है और F11 भी है, ठीक है। F6, F11, F2 कर लेना, हम डायरेक्टली आता है F6 पे। अच्छा देखो F6 पढ़ो। A potentiometer wire of length 100 centimeter has resistance 10 ohm। पोटेंशियोमीटर बना लेते हैं बच्चों, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। It is connected in series with a resistance and accumulator of 2 volt of negligible internal resistance। 2 वोल्ट का एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है। कितने का है रेजिस्टेंस? अच्छा ये दिया नहीं है, चलो ये हो गया। A source of EMF 10 millivolt is balanced against the length 40 centimeter। कितना बच्चों? 10 मिलीवोल्ट 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस कर रहा है। What is the value of external resistance R? मतलब ये वैल्यू R निकालना है। तो बता, इसमें अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज I इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस। बिकॉज ये 10 मिली वोल्ट है तो इसके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 मिली वोल्ट होगा 40 सेंटीमीटर का। तो I इंटू R, R कितना हो जाएगा? 10 ओम है 100 सेंटीमीटर का, तो 40 सेंटीमीटर का इतना हो जाएगा। And this is equal to 10 millivolt. Is it correct? Arya Tambat, is it correct?
यस सर। चलो तो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 10/4 मिली एम्पियर। बट मुझे तो कैपिटल आर पूछा है, तो 2 वोल्ट का हो गया सोर्स प्लस आर प्लस 10 ओम पोटेंशियोमीटर, ये हो जाना चाहिए था करंट, जो कि है 10/4 मिली एम्पियर। नाउ यू कैन सॉल्व दिस, सॉल्व कर लें। अब इसको देखो, आ जाना चाहिए बच्चों। F6 क्लियर? यस सर। चलो F6 के बाद F8, current in conductor and potential difference across its end are measured by ammeter and voltmeter. Meters draw negligible current. The ammeter is accurate, but voltmeter has zero error. अब देखो ये दे दिया है जीरो एरर का कंसेप्ट। जीरो एरर का कंसेप्ट हमने शायद पढ़ाया था, कहाँ पे, कब पढ़ाया था बच्चों जीरो एरर का कंसेप्ट? सर मतलब वोल्ट मीटर आइडियल है ना? आइडियल तो है, बट जीरो एरर नहीं, मतलब जीरो एरर उसमें है। इसका मतलब जैसे अगर सपोज कोई करंट नहीं है, ठीक है ना, कोई करंट नहीं है, तो इसका पॉइंटर होना चाहिए था जीरो पर, बट वो डिफ्लेक्ट हो गया। सपोज सिस्टम में कुछ डिफ्लेक्ट हुआ तो इतना आप दिखा रहा है, मतलब ये दिखा रहा है 0.2 वोल्ट सपोज। आई बात समझ में? सर वो थोड़ा सा डिवाइस में क्या हुआ, डिस्टॉर्शन हो गया, कुछ हो गया है। जैसे कभी कभी वेइंग मशीन पे देखते होगे, उसका जो पॉइंटर होता है जीरो पे नहीं दिखाता है, तो उसको घुमा के फिर जीरो पे लाते हो, फिर अपना वेट मेजर करते हो, है ना? यस सर, बस सिंपल सा वही है। तो अब यूनिट्स बताओ, एंड डायमेंशंस में हुआ था शायद सर। जीरो एरर हमने पढ़ाया है जब हम लोग डिस्कस किए थे स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर। तो बच्चों एक कंडक्टर है जिसमें कि करंट जा रहा, एक आमीटर लगा दिया जो कि आइडियल है, वोल्ट मीटर भी आइडियल ही है, ठीक है। बट जीरो एरर। तो देखो आमीटर कितना रीड कर रहा है बच्चों, आमीटर इज परफेक्ट। आमीटर कर रहा 1.75 1.75। तो 1.75 इंटू कैपिटल आर जो होना चाहिए था वो वोल्ट मीटर का रीडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये इतना रीडिंग होना चाहिए था, बट इतना रीडिंग नहीं है, 14.4 रीडिंग है। तो कह सकते हैं कि मान लो जीरो एरर वी नॉट है, तो वी नॉट प्लस ये। अब जीरो एरर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं पता, मैंने तो मान लिया जीरो एरर ये है। तो इक्वेशन 1 हो गया। और अब क्या किया, डिफरेंट केस लिया, अलग करंट फ्लो कराया, तो फिर से जीरो रीडिंग तो वी नॉट ही रह जाएगा, बट करंट कितना है 2.75। फिर रजिस्टर तो वही है, हो जाएगा सर। ये जो आ जाएगा 22.4 हो जाएगा। दिस इज सेकेंड, ठीक है। अब ये वी नॉट निकालना है, तो आई होप कि निकल जाएगा।
F8 F8 के बाद फ्लोर से पहले किसी ने पूछा था F11। सर F9 भी बताइए ना। हाँ, समर्थ क्लियर? F8 के बाद F9 भी बता देते हैं, F11 भी बता देते हैं। मुझे ना करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे आसान सा चैप्टर लगता है। ये यार एक दिन तो बोला था यार, तुम्हारे बैच में ही तो बोला था, ये लगता है मेडिकल वाले बैच में भी दे दिया। देखो नल डिफ्लेक्शंस कब दिखाएगा इसमें? नल डिफ्लेक्शन जब दिखाएगा जब इतने का रेशियो, इसका रेशियो, दो रजिस्टर का रेशियो इसके बराबर हो जाए। अब वायर पतला हो या इसका क्रॉस सेक्शन मोटा कर दो, थोड़ा बढ़ा दो, यूनिफॉर्म है तो ये जितना रेशियो इसका रहेगा उतना ही रेशियो इसका और इसका रहेगा, रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा। पहले रजिस्टर क्रॉस सेक्शन या आर कुछ था, बाद में 2R कर दिया, तो रेशियो बच्चों वही रह जाएगा, नल पॉइंट वही आएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। और समझा क्या? सर समझा। तो F9 हो गया बच्चों, नेक्स्ट इज F11। F11 तो डरावना लग रहा है यार, देखते हैं क्या है। salt water contains N सोडियम आयंस, है ना, और N क्लोराइड आयंस। तो यहाँ पे कितने चार्ज कैरियर हो जाएंगे? 2। ठीक है, दोनों के कारण करंट होगा। कंडक्टिविटी में दोनों का रोल प्ले करेगा, दोनों रोल प्ले करेगा। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप इज A। यही है बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया। The magnitude of drift velocity of the sodium ion and magnitude of the drift velocity of the chloride ion are given. तो बच्चों बताना, करंट ऐसे आ रहा है, मतलब Na+ जो है वो इधर जा रहा होगा और Cl- जो है वो इधर आ रहा होगा, यही होगा ना। और दोनों के डायरेक्शन में, दोनों जो है करंट सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। तो क्या कहे थे? NEAVD, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी करंट होता है। तो नेट करंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ चार्ज करिए, दोनों में सेम दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है, तो एक का सोडियम का ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक क्लोरीन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। B will be the correct. Am I right? Yes, sir. अथर्व, अजम्पशन क्लियर ना? जो पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है उसके डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन लेंगे। Okay, sir. Yes, sir. चलो F11 कंप्लीट। तो हमारा सेक्शन F कंप्लीट हो गया यार। चलो तो आज पार्ट 3 कर लें। पार्ट 3 किसी ने सॉल्व किया है? यस सर। मुझे पता है इस बैच में ना कम से कम 80% बच्चे होंगे जिनको कि ना 10 सवाल भी पूरे चैप्टर से सॉल्व नहीं किए होंगे। ईमानदारी से बोलना, 80% बच्चे, क्या हम कुछ कम बोल रहा हूँ या ज्यादा बोल रहा हूँ? क्योंकि 20% बच्चे तो क्लास ही नहीं अटेंड करते हैं, तो 20 तो ऐसे ही गए।
अमोघ कितने सवाल किए हो पूरे बुकलेट में से? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अमोघ अनिकेत कितने सवाल हुए हैं तुम्हारे? देख लेते हैं बच्चे कौन कौन सा प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 7 गायब है। 8 9 10 11 12 13 गायब। 15 गायब। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हर्ष ये 12 13 कौन है हर्ष? 12 13 केशवी और लक्षिका। अच्छा ये दोनों महान आत्माएं हैं। बेकार में मैं पूछता हूँ, मुझे तो यही कर देना चाहिए, गेस ही कर लेना चाहिए। दोनों। उसके बाद कौन है 12 13? बाकी लगता है सब प्रेजेंट है। एक 7 अथर्व 7 कौन है? अनुरूप है सर। अच्छा अनुरूप। बी बैच में तो चलो आना आई है आर्यतम्बत आज सही प्रेजेंट है बी बैच में। नहीं तो बी बैच में शुरुआत वाले बच्चे गायब रहते हैं। चलो तो नेक्स्ट डाउट बच्चों, कहाँ कहाँ से सॉल्व करूं? डाउट्स आ गए हैं, देखता हूं मैं मैसेज। लक्षिका आ गई। एक्सरसाइज 2 पे चलें क्या? यस सर। यस सर। चलो बच्चों एक्सरसाइज 2। अगर तुम लोग नहीं पूछोगे तो मैं जो सवाल मुझे लगेगा मैं करते चला जाऊंगा, है ना? अब जैसे पहला सवाल जैसा है वैसा सवाल बहुत सारे होंगे, मैंने ऐसे सवाल करवाए नहीं है तो एक आध करवा ही देता हूँ अभी। पहला सवाल, कॉपर वायर is stretched to make radius decrease by 0.1%. परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो एक चीज देखना बच्चों, पाई आर स्क्वायर ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, ये जो है ये हो जाता है वॉल्यूम। ठीक है ना? तो जनरली मानते हैं कि जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। तो इफ यू चेंज क्रॉस सेक्शनल रेडियस देन लेंथ विल आल्सो चेंज। तो दोनों के चेंज में क्या रिलेशन है? ओके तो डिफरेंशिएट कर लो इसको। सो 2r अपॉन r दैट इज इक्वल टू
सॉरी 2 dr अपॉन r दैट इज इक्वल टू dl अपॉन l हो जाएगा और साइन हो जाएगा बच्चों माइनस, क्योंकि अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो क्रॉस सेक्शनल रेडियस कम होगा। क्लियर? नहीं समझ में आया तो एक बार कर लो, ऐसे डिफरेंशिएट कर लो। किसके रेस्पेक्ट में? चलो r के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो पाई इंटू 2r इंटू एल, पहले किसके रेस्पेक्ट में किया? r के रेस्पेक्ट में, सॉरी r को डिफरेंशिएट किया, l को रहने दिया, प्लस अब r स्क्वायर रहने दो, dl बाई dr, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू dv बाई dr, लेकिन v तो चेंज होगा नहीं, कांस्टेंट 0, 2rl प्लस r स्क्वायर dl बाई dr दैट इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, so 2r dr अपॉन r स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस dl अपॉन l। सही किया ना? एक r गया, तो अब यहाँ पे बात करते हैं रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या आता है? रो इंटू एल बाई ए। अब स्टेज करेंगे, रो तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, दैट विल रिमेन सेम, डी आर बाई आर इज इक्वल टू रो इंटू, अब इसको एक और मेथड से ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ज्यादा अच्छा ऐसे कर सकते हो, पता है क्या कर सकते हैं? ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड। क्या बात है, ऊपर नीचे एल से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो नीचे हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम, ठीक है, तो रो बाई वी कांस्टेंट हो जाएगा, तो डी आर बाई ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, एल स्क्वायर का हो जाएगा 2l बाई एल, सॉरी 2dl बाई एल। ये एरर में ऐसे पढ़ाया था ना, लिखने के लिए पढ़ाया कि नहीं? 2dl बाई एल, dl बाई एल क्या हो जाएगा? हो जाएगा 4dr बाई आर, और ये हो जाएगा माइनस, अब dr बाई आर करा डिक्रीज करा 0.1% से, तो ये क्या हो जाएगा? dr बाई आर क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा, कितना से? 4 इंटू 0.1% से इंक्रीज, तो कौन सा आ जाएगा? सी। आई बात समझ में? सी ऑप्शन। तो इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है, एरर का ऐसे सवाल ऐसे कर लिखते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल थर्ड ले लें क्या? हाँ यस सर। सर। Two ends of a uniform conductor are joined to a cell of EMF E and some internal resistance R. Starting from the midpoint P of the conductor, we move in the direction of the current and return to point P. बच्चों एक सेल ले लेते हैं, और सेल को ना थोड़ा मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये कंडक्टर है, यूनिफॉर्म कंडक्टर है, पूरा यूनिफॉर्म कंडक्टर ले लेता हूँ पूरा, मिड पॉइंट से चला, और किधर जा रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे से इधर जा रहा है, पोटेंशियल क्या होगा? करंट के डायरेक्शन में घटेगा। यहाँ पे कुछ भी पोटेंशियल मैंने ले लिया, यहाँ पे पोटेंशियल है,
पोटेंशियल विल डिक्रीज, जैसे से आगे जा रहे हैं, डिक्रीज होते 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 फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ तक गया। और जब यहाँ जाओगे तो फिर इसके टर्मिनल के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो ये देखो इंक्रीज होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस वे, देन इट विल इंक्रीज और फिर डिक्रीज होना शुरू होगा और फिर वापस यहीं तक आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो सडनली इंक्रीज नहीं करेगा, जीरो से ही थोड़ा सा इंक्लाइंड होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है। अदरवाइज अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, जीरो से सडनली ई हो जाएगा। तो फर्स्ट इट विल डिक्रीज, नेगेटिव टर्मिनल का जो भी पोटेंशियल लेंगे, देन इंक्रीज, इंक्रीज ऐसा नहीं होगा, सीधे नहीं होगा, ऐसा होगा कुछ इंक्रीज, ठीक है, और फिर यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और जो पॉइंट पी पे था वहीं पे आ जाएगा। लेकिन अगर कहता आइडियल रेजिस्टेंस तो क्या हो जाता बच्चों, ऐसा हो जाता, इस टाइप का हो जाता। नॉन आइडियल है इसलिए ये थोड़ा सा लेगा डिफरेंस। आई बात समझ में? अच्छा ये हाँ ए और बी में क्या डिफरेंस है? सर वहाँ पे ई होगा और यहाँ पे लेस देन ई। हाँ, ई और लेस देन ई। ठीक ना, बिकॉज टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, ई माइनस आई आर। तो ये चीज दिखा रहा है टर्मिनल के अक्रॉस, ये टर्मिनल के अक्रॉस होगा। ये कैसा होगा, ये कब होगा बच्चों, ये वाला ग्राफ ये रहता है व्हेन वी मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे मूव करते और ऐसे जाते तो डी करेक्ट हो जाता। और ये ध्यान देना, ये और ये सेम पॉइंट होता, ये और ये लेवल सेम होता। क्या ये कंसेप्ट क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल। अठारह ने पूछा है 22, 23, 24, 26। आर्य तंबत ने पूछा है 12, 24। पहले 12 देख लेते हैं फिर 22 से 26 तक। अच्छा बच्चों, तुम लोगों को ये पावर रेटिंग ऑफ द बल्ब नहीं पढ़ा है क्या? मुझे ध्यान नहीं है। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बस 1 मिनट का ये है टॉपिक। कोई बताना बल्ब का रेटिंग, जैसे इसका बल्ब का रेटिंग दिया रहता है 100 वाट और 250 वोल्ट। टू 250 वोल्ट है ना, इसका मतलब ये जो पावर देगा, पावर आउटपुट, अगर नहीं पढ़ा ना तो ये लिख लो यार। पढ़ा है कि नहीं, कोई तो बोलो। नहीं सर। नहीं सर, नहीं नहीं पढ़ा है पढ़ा। ऐसे। नहीं पढ़ा है तो चलो यार लिख लो यार, क्योंकि हालांकि इसमें कोई पढ़ाने की ज्यादा जरूरी नहीं है चीज, पर चलो।
लिख लो रेटिंग ऑफ बल्ब, नोटबुक में लिख लो। बल्ब या कोई भी डिवाइस हो उसको हम कहेंगे। बच्चों कोई भी डिवाइस देखो ना, तो तुम्हारे घर में कोई भी डिवाइस लो, फैन ले लो, बल्ब ले लो, इस टाइप से, तो उसमें देखना ये लिखा आता है कि 100 वॉट, और हालांकि हाउस होल्ड सप्लाई में यहाँ पे 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। इसका मतलब हुआ कि इफ दिस डिवाइस is connected across 220 volt, then power output will be कितना हो जाएगा 100 वॉट। लेकिन कहोगे सर अगर अलग वोल्टेज के क्रॉस कनेक्ट करेंगे इट विल गिव डिफरेंट पावर। तो ये दे करके इनडायरेक्टली बच्चों हमें क्या बता रहा है, पावर इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला V स्क्वायर बाई R, V इज गिवन, P इज गिवन, तो R बता देगा बच्चों V स्क्वायर बाई P। इसका मतलब हुआ 220 का स्क्वायर अपॉन पावर हो गया 100। इज इट क्लियर? तो बताओ इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है? 22 इंटू 22 444 441 444 480 volt. 484 484 22 इंटू 22। तो ये रेजिस्टेंस बता दिया है। अब बताओ उसका रेजिस्टेंस तो अलग होगा नहीं, रेजिस्टेंस जो है अलग वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो उसका पावर आउटपुट अलग होगा। तो अगर कहा जाए कि इसका सपोज P0 है पावर आउटपुट, वन वोल्टेज इज V0, but this power bulb is connected across a source of voltage V, रेटिंग क्या है P0 V0, और V में कनेक्ट किया, व्हाट इज द पावर P डैश, V डैश के क्रॉस कनेक्ट किया, ये निकालना है। तो सर पावर P डैश जो हो जाएगा वो होता है V डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। R कितना है बच्चों? V0 स्क्वायर बाई P0, that is equal to V dash by V0 का होल स्क्वायर इंटू P0। बच्चों ये लिख लेना। तो बच्चों अगर सपोज मैंने कह दिया कि एक बल्ब का रेटिंग दिया हुआ 100 वॉट 250 वोल्ट और उसको 100 वोल्ट के क्रॉस कनेक्ट कर दिया, तो पावर आउटपुट क्या होगा? सर्टेनली 100 वॉट नहीं होगा। P डैश कितना हो जाएगा? तो देखो V डैश इज 100 बाई V0 इज 250, इसका स्क्वायर इंटू P0 इज 100, है ना? टू बाई 5 का स्क्वायर इंटू 100 कितना आ जाएगा ये?
25 16 वॉट क्या? यस सर। 16 वॉट का पावर आउटपुट सिर्फ देगा अगर 100 वोल्ट कनेक्ट किया तो। बच्चों बड़ा फेमस सवाल, ये मुझे लगता है पता नहीं थ्योरी नहीं पढ़ा है बट सवाल तो करा दिए। अगर तुम्हारे पास एक बल्ब है जिस पे रेटिंग है 100 वॉट 250 वोल्ट, एक बल्ब है जिसका रेटिंग है 60 वॉट 250 वोल्ट, मैं पूछूं कि R100 का रेजिस्टेंस R100 है 100 ओम का और 60 ओम का रेजिस्टेंस R60 नाम दे दिया, कैन यू गेस विच वन इज ग्रेटर? बच्चों कॉमन सेंस, 60 हाँ कॉमन सेंस से लगता है 100 वाट का है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। 100 वाट तब है जब वोल्टेज सेम में अप्लाई किया। R60 इज ग्रेटर बिकॉज रेजिस्टेंस जो है वो V स्क्वायर बाई P, V सेम, P पावर जिसका ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। अब तुम्हारे बुकलेट में यही सवाल है कि एक 100 वाट का बल्ब कनेक्ट कर दिया है और एक 60 वाट का बल्ब कनेक्ट कर दिया है और इसको कनेक्ट कर दिया बच्चों सीरीज में, किसके क्रॉस? 250 वोल्ट के क्रॉस। तो विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर? 60 वॉट। विल ग्लो ब्राइटर। बच्चों इसमें देखोगे क्या होगा, इसमें करंट सेम है तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा ग्लो करेगा। सो 100 वाट से ज्यादा ग्लो 60 वाट का बल्ब करेगा बच्चों, बिकॉज फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे I स्क्वायर R, ठीक है ना। अगर मुझे पूछा जाए कि व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ 60 वाट बल्ब, तो बहुत तरीका है सॉल्व करने का। पावर आउटपुट निकालना है तो या तो I स्क्वायर R से करें या इसके क्रॉस का वोल्टेज निकाल लो, ठीक है। सो वोल्टेज अक्रॉस 60 वाट बल्ब कितना हो जाएगा? वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है बच्चों? रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। R60 डिवाइड बाय R60 प्लस R100 इंटू 250, ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस 60 वाट बल्ब। R60 क्या हो जाएगा? V नॉट स्क्वायर बाई 60 डिवाइड बाई V नॉट स्क्वायर बाई 60 प्लस V नॉट स्क्वायर बाई 100 इंटू 250, ओके। तो इसको सॉल्व कर लो, इट कम्स आउट आई थिंक 100 डिवाइड बाय 160 इंटू 250, so 10 by 16 into 250, this is voltage across 60 watt bulb। मुझे चाहिए पावर अक्रॉस 60 वाट बल्ब इन दिस पर्टिकुलर केस। 60 वाट बल्ब के वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द 60 वाट बल्ब, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करोगे
V60 तो यहाँ पे 10/16 इंटू 250 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R16 क्या है 250 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सॉरी 60 R60 V स्क्वायर बाई P ये चला जाएगा 10/16 का होल स्क्वायर इंटू 60 दिस विल बी द आंसर. फाइव बाई एट इंटू 5/8 इंटू 60 देख लोगे ये कितना आएगा. क्लियर. नेक्स्ट पेज ले रहा हूं बच्चों. यहां तक नहीं समझ में आया तो बताना. कैलकुलेशन से ज्यादा मतलब नहीं करना क्या है वो पता होना चाहिए. एक फॉर्मूला डिराइव कर देता हूं सो दैट कि ऐसे सवाल जेई मेन में आ सकता है. मान लो बच्चों ये P1 बल्ब है सॉरी पहला बल्ब है जिसका पावर P1 है और वोल्टेज V0 पे. एक दूसरा बल्ब है बच्चों जिसका पावर है P2 और ये वोल्टेज V2 पे सॉरी V0 पे सेम वोल्टेज पे. बट द टू बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल. पहले आसान सा सवाल V0 के क्रॉस. इस बल्ब का नाम दे दिया A, इस बल्ब का नाम दे दिया B. A एंड B. व्हाट इज नेट पावर आउटपुट दोनों बल्ब मिला के. एंड यू विल टेल द सिंपल सा दोनों के क्रॉस V0 है तो अपना जो रेटिंग है वही वाला पावर देगा बिकॉज वही वोल्टेज कनेक्ट किया है V0. ठीक है. दिस इज केस 1. बच्चों केस 2 ले रहे हैं. इस बार तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करना. इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे. दोनों बल्ब को बल्ब A एंड बल्ब B आर कनेक्टेड इन सीरीज across the same voltage जिस पे रेटिंग दिया हुआ P1 P2 V0 के क्रॉस. इसमें नेट पावर आउटपुट जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा P is equal to P1 P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2. ठीक है. कैन यू प्रूव. तुम लोग खुद से करोगे या मैं करूं. हो जाएगा सर. लक्षिका आ गई. केस भी नहीं आई है. चलो बच्चों तो ये लिख लो. लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात क्या है इसका भी रेटिंग V0 का रेटिंग है V0 पे P1 है और ये भी V0 पे P2 है. कौन सा B बल्ब. लेकिन आप V0 के क्रॉस कनेक्ट किया तो नेट पावर आउटपुट विल बी दिस. और तुम देख सकते हो ये जो P है नेट वो P1 से भी कम है P2 से भी कम है दोनों से कम है. और एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं. अच्छा ये बल्ब A हो गया ये बल्ब B हो गया ये C हो गया ये D हो गया.
बच्चों V, कोई भी V के क्रॉस किया, अरेंज पावर्स ऑफ A B C इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज पावर आउटपुट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जिसका सबसे कम है से लेकर सबसे ज्यादा तक। सबसे कम किसका है बच्चों? A, A. A is less than B, A is less than B, और B उसके बाद C में कंपैरिजन करते हैं, तो सर्टेनली B का पावर कम है C से, क्योंकि C के क्रॉस वोल्टेज ज्यादा है, B के क्रॉस वोल्टेज कम है, रेजिस्टेंस तो सेम ही है, तो B का कम है C से, और C और अगर D में हम लोग बात करें तो सेम वोल्टेज अप्लाइड है, so 100 watt bulb will glow brighter. Is it clear? So Yes, can you sir. prove कि PA plus PB will be even less than PC? PA plus PB will be even less than PC. तो सर कैसे? A और B को मिला लें अगर, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो A plus B का जो रेजिस्टेंस होगा सिस्टम का, which will be less than, किससे लेस होने वाला है? रेजिस्टेंस ऑफ C। आई बात समझ में? सॉरी लेस नहीं, सॉरी क्या लिखे हैं? ग्रेटर। ग्रेटर ना सीरीज में ए और बी, तो आर ए बी मिला करके आर सी से ज्यादा है, तो वी स्क्वायर बाई आर, बच्चों ग्रेटर द आर लेसर द पावर, ए प्लस बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है बच्चों, इसलिए इसका पावर कम होगा कंपेयर टू सी, सी का ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? हाँ या ना? यस सर। yes sir. ठीक है, चलो तो पावर वाला सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए बच्चों। तो आते हैं यहाँ पे, देखते हैं शायद यही कहानी था। ए बल्ब 100 वॉट B1 260 वॉट, ये 100 वॉट का, ये 60 है और ये 60 है। ठीक है, अभी इसमें तुम्हें पता है कि पावर ऑफ B2 इज मोर देन पावर ऑफ B1। Why? Because resistance of 60 is more than resistance of 100. और ये भी पता है B2 और B3, पावर ऑफ B3 is more than power of B2। कहोगे सर क्यों? बिकॉज बल्ब तो रेटिंग तो सेम है, बट ज्यादा वोल्टेज के क्रॉस कनेक्टेड है। वोल्टेज अक्रॉस B3
is more than voltage across B2. So certainly ये clear है, ये एकदम क्लियर। क्या सबसे ज्यादा पावर आउटपुट B3, W3 इज ग्रेटर, सबसे ज्यादा है W2 और W2 इज ग्रेटर देन W1। चलो 12 कर लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट डाउट बच्चों में भूल गया क्या था, डाउट ले लेते हैं एक बार। 12 के बाद 22 23 कुछ था ना, 22 23 26, इसके बीच में किसी का है कोई डाउट? नहीं। ट्वेंटी थ्री करते हैं, 23 24 22 वेट इस पे है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। IIT ने अभी तक सिर्फ यही एक बार पूछा है सवाल, जो कि सिंपल ही है। लेट VI be the reading of voltmeter and ammeter respectively as shown in the figure. अब बताओ, अगर ये रीडिंग V है, इसके क्रॉस V है रीडिंग, तो इसमें जो करंट होगा वो हो जाएगा V/R, और इसमें जो करंट होगा वो हो जाएगा V/RV, और यही करंट I हो जाएगा बच्चों। लिख सकते हैं ऐसा? हाँ सर। अब देखो इसमें से कोई रिलेशन आ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्योंकि दोनों का करंट मिला करके आई है। समझ आ गया सर। ठीक है, 23 हो गया। मैं ज्यादा दिमाग लगा रहा था सर। अच्छा, ट्वेंटी फोर देखते हैं। A 10 ohm resistor is connected to supply voltage alternate between +4 and -2. तो एवरेज पावर देखो, जब वोल्टेज 4 वोल्ट है तो V² बाई रेजिस्टेंस दिया है क्या, 10 ओम, 10 प्लस दूसरे बार में वोल्टेज कितना हो जाएगा बच्चों, पावर V², V मतलब कितना है, कम है, ये V1², ये V2² बाई 10। अब देखोगे कि टोटल पावर आउटपुट कितना है, एवरेज पावर पूछा है, तो टोटल एनर्जी कितना होगा, तो ये कितने टाइम तक चला है, सपोज T1 तक, और ये चला है T2 तक, तो ये इतना एनर्जी दिया, फिर इतना एनर्जी दिया, टोटल एनर्जी डिवाइड बाई T1 प्लस T2, दिस इज द एवरेज पावर। बोलो 24 हुआ क्या? यस सर। हो गया सर। एवरेज का मतलब समझ में आता है, जितना टोटल एनर्जी कंज्यूम हुआ डिवाइड बाय टोटल टाइम। 24 हो गया। नेक्स्ट 25 भी था।
का 2 cell each of EMF E internal resistance R1 R2 अब पूछा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द फर्स्ट सेल इज 0। टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल ये 2 पॉइंट हो गया, 0 है। E माइनस आई R1 दैट इज इक्वल टू 0। सो I इज इक्वल टू E अपॉन R1। और मुझे पता है I है कितना, 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R, दिस इज I। इक्वेट कर लो, यू विल गेट द रिलेशन। ठीक है ना, 1 बाई R1 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R। बच्चों ये समझ में आया 25? एंड 26 अगेन आ गया विथ स्टोन, सॉरी किस पे आ गया, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। यहाँ पे पढ़ाई दूं क्या, इसी पॉइंट पे समझा देता हूँ। डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल लगता है, मैं समझा देता हूँ। पोस्ट ऑफिस बॉक्स बच्चों इससे कहते क्या है, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। पोस्ट ऑफिस बॉक्स से हम अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। दिस वर्क्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस प्रिंसिपल। हम देखना बच्चों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ए, ये पॉइंट्स का नाम दे दिया सी, और ये पॉइंट का नाम दे दिया बी। ए बी सी ये तीनों है। सो मैं ए दिखा रहा हूं, बी दिखा रहा हूं, सी दिखा रहा हूं, यही है। और बच्चों देखना कि ए से एक पॉइंट और है डी, ए से कनेक्टेड एक और रजिस्टर है डी, और डी से देखो तो एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया एक्स, और कहां जा रहा है, सी तक। देखो ये एक्स कहां से कनेक्टेड है, डी से। देखना और कहीं कनेक्शंस कुछ है क्या, ए बी सी 3 पॉइंट दिखा, ए से लेकर के देखो, ए से लेकर के ऐसा है, ये डी थोड़ा बड़ा है, और डी से एक रजिस्टर एक्स गया है, अननोन रजिस्टर है। अब देखना बी और डी में, बी कहाँ है, यहाँ पे, बी और डी के बीच में ना एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर कहते हैं यार, सॉरी गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर कहाँ कनेक्ट है, देखो डी पॉइंट पे है, और ऐसे जा करके यहाँ पे स्विच क्लोज किया, किसके साथ, बी के साथ कनेक्ट किया। बैटरी किसके बीच में कनेक्टेड है, सी द बैटरी। ये सेल देखो किस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, सी एंड ए। क्या आप दिख रहा है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, व्हीटस्टोन वाला फंडा है।
डी का रेजिस्टेंस अपॉन एक्स का रेजिस्टेंस, ए और सी का रेजिस्टेंस मेजर कर लोगे, ए और सी का दिया रहेगा तो निकल जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इसका ना अच्छे से पढ़ना, ये बहुत बड़ा है चैप्टर, दिया हुआ है अपना बुकलेट में, बहुत डिटेल में दिया है, बहुत सारे कंसेप्ट है, बट उतने की जरूरत है नहीं कहीं, इसलिए मैं पढ़ाता नहीं। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, बस मैंने समझा दिया, देख लिया तुम लोगों ने कि कैसा कैसा स्ट्रक्चर है। एक बार और कहो तो और ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये एस जैसा बना रहता है, एस जैसा है। ये 3 पॉइंट ए बी सी ले लेते हैं। अब कहोगे सर ये जो 100, 1000, 10 ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो बच्चों ये ऐसा स्ट्रक्चर, अंदर में ऐसा सर्किट होता है कि अगर सपोज तूने यहाँ प्लग किया, यहाँ पे प्लग किया मतलब कनेक्ट किया, तो ना ए बी का रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाएगा। अगर तूने यहाँ किया तो 100 ओम, अगर तूने यहाँ किया तो 1000 ओम। तो हम इधर मान लो 10 रखे, और इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज 10 रख लिया, तो दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल इक्वल हो गया। मतलब यहाँ पे जो हम एक्स रखेंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा? तो बच्चों ये ना, ये रेजिस्टेंस देखो, ये बड़ा, इसमें बहुत वेरिएशन है 3 पॉइंट तक जाने के, 5000, 2000 ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। देन क्या वैल्यू रखें कि ये बैलेंस हो? जो वैल्यू रखेंगे एक्स इक्वल टू उतना आ जाएगा। चलो तो ये हम आगे बढ़ते हैं इससे। नेक्स्ट डाउट बच्चों, डाउट्स बचे हुए हैं, छोड़ दें? सर 15। सर पार्ट 2 का। पार्ट 2 का 15। हम्म, 15 अच्छा सवाल है, कॉमन डाउट इसमें आता है। इसमें देखना कुछ ना, ये जस्ट समझना है कि आमीटर जो है ना, इसमें शायद कुछ आइडियल है कुछ आइडियल नहीं है। गिवन द सर्किट डायमीटर A1 A2 और आइडियल, A1 और A2 आइडियल है बच्चों। तो देखना अगर मान लो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा क्या? कंडक्टिंग sir. वायर से रिप्लेस कर दिया, यही कहानी है मेन। A3 हैज रेजिस्टेंस, A3 का कुछ रेजिस्टेंस है। अब बताओ क्या होगा कि पूछा क्या है, द सम ऑफ द रीडिंग ऑफ द 3 एमीटर्स आर दिस। रीडिंग निकालना है सबका। मैं थोड़ा सा इसके पिक्चर को बड़ा कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं यहाँ का कुछ पोटेंशियल है बच्चों,
और बैटरी को मैं यहाँ रखूं या इधर रखूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। रेजिस्टेंस से ऊपर या नीचे रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? या बेहतर इस बैटरी को यहाँ से उठा करके ना ऐसे कर देता हूँ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बैटरी को उठा कर, अब देखो सारा बैटरी एक जगह पे आ गया, फिर रजिस्टर है। किसी पॉइंट का पोटेंशियल ले लेता हूँ 0। किस पॉइंट का ले लें? यहाँ का ले लें 0। यहाँ का ले लिया 0, इस पॉइंट का। अब बताना इस पॉइंट का कितना होगा? 10 0। -10। तो इस पॉइंट का हो जाएगा -10, इस पॉइंट का हो जाएगा -15। इसका 0 लिया तो इस पॉइंट का हो जाएगा 8। प्लस प्लस। अब तो अगर मैं मान लूं यहाँ का 0 लेकर के, मतलब ये पॉइंट्स कर दिया बच्चों। यहाँ का पोटेंशियल सपोज V है, यहाँ का, तो यहाँ का भी V और यहाँ का भी V, बिकॉज आइडियल है। इसमें करंट सपोज मैं लिखता हूँ I1, इसमें करंट किसी भी डायरेक्शन में लो, चलो इनटू द प्लेन I2, इसमें करंट लेता हूँ I3। सो देखना यहाँ पे -10 और यहाँ पे V ले लिया हूँ V। What will be current in this resistor? I1. So V plus 10, V plus 10 minus of -10 upon 5 plus, इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ का पोटेंशियल V है, V plus 15 upon 15 प्लस इसमें करंट, ये 8 वोल्ट था, ये V और ये पॉइंट का 8 है, तो आ जाएगा V minus 8 upon 3, that is equal to 0. Is it clear? Yes, sir. अब अगर हमने ऐसा ले लिया तो सॉल्व कर लो V का। सॉल्व करना बड़ा मुश्किल नहीं है। डिनोमिनेटर में 15 हो गया बच्चों, तो ये 5 3 3V plus 13 plus V plus 15 प्लस 5V minus 40, that is equal to 0. 3V plus V plus 5, 5 6 3 9, 9V 9V इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5 क्या? हाँ सर। सर सर हमने वहाँ पे सारे कॉर्नर्स को एक भी पोटेंशियल बोल के, मतलब वहाँ का पोटेंशियल भी मान लिया, तो लेकिन हम जब देखेंगे तो डेल्टा वी तो 0 आएगा, तो सबका सम 0 आना चाहिए ना। नहीं सर, फिर से बोलो। पोटेंशियल हमने V मान लिया, क्योंकि क्यों पोटेंशियल, क्यों? यहाँ पे रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंस लेस है। अब बोलो। हाँ सर, तो वो दोनों A1 और A2 से 0 करंट जाएगा ना। अरे यार, मैंने कितनी बार तो ये पढ़ाया है यार। हाँ सर, वो 0 वाला फॉर्म। ये बताया था ना, इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, V 0 है, डेल्टा V, तो करंट 0 होगा, ये कहना गलत है, बिकॉज R भी 0 है ना? डेल्टा भी 0 तो R भी 0। ठीक, अब यहाँ से देख लो, ये जो करंट आ गया, मुझे लग रहा है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया, तो आ जाएगा। अब जैसे आ जाएगा V, अब सुनना, पहले तो A3 का रीडिंग बताता हूँ। A3 में रेजिस्टेंस है और इसका पोटेंशियल इक्वल है बच्चों, तो इसमें कोई करंट नहीं होगा, तो A3 का रीडिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। क्लियर? यस सर। A3 से कोई करंट नहीं जाएगा। और बस सॉल्व कर लो बाकी।
अब A1 में कितना करंट होगा वो बता सकते हो। जो ऐसे करंट गया, जो इसमें करंट गया तो इसमें तो जाएगा नहीं, जो ऐसे करंट गया तो वैसे ही जाएगा, जो इसमें करंट गया इसमें वो ऐसे ही जाएगा, और ये दोनों मिला करके वापस इसमें आ जाएगा, यही रहेगा। आई होप कि ये कर लोगे, ये अच्छा सा सवाल है। जो मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया हुआ तो देख लेना। चलो आगे बढ़े हम। नेक्स्ट सवाल, सर पार्ट 2 का 6th। इसी में अभी 15 से पहले चला जाऊं। हाँ सर। ये वाला भी अच्छा सवाल है। कौन सा? ये वाला। बच्चों ये 6 सवाल जो है ना जनरली डाउट पूछते हैं, बट बिकॉज समझ में नहीं आता ये डायग्राम, जैसे ही समझ में आएगा ये कर लोगे। देखो इसमें वायर कौन कौन सा है। A hemispherical network of radius A is made by using conducting wire of resistance per unit length R। तो सबसे पहले बच्चों एक वायर तो ये है AP, ऐसे ले लिया, ठीक। और पूछा किसके बीच में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन OP, O कहाँ है, O यहाँ पे, और P किधर है, P इधर है। ठीक है ना। और O और C, इसके बीच में ना एक बैटरी कनेक्ट कर दो समझने के लिए। अब मुझे बताना कि यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस वाला फंडा कहाँ कहाँ पे है। मैं बता रहा हूँ बच्चों, O और P को देखो, ये पॉइंट P था। एक रजिस्टर देखो O से D आया और D से P तक जा रहा है, एक रजिस्टर। वैसा ही कुछ पाथ बच्चों क्या ये दिख रहा है, O से A और A से P, एक येलो और एक ये। अगर ये पाथ दिख रहा है तो कैन यू एक्सपेक्ट कि AD से वायर से रेजिस्टेंस करंट नहीं होगा। एम आई राइट? Yes, sir. और किससे करंट नहीं होगा? ODP जैसा बच्चों वैसा ही OCP, तो DC से भी करंट नहीं होगा, BC से भी नहीं होगा, AB से भी नहीं होगा। ठीक, तो ये जो मैंने OD लिखा, OD प्लस DP, ये दोनों सीरीज में है। OD है बच्चों R लेंथ, साइड लेंथ A है तो A लिख लेता हूँ, A लेंथ है। और DP जो है पाई A/2 है, और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इतना। और ऐसे ऐसे कितने 4 रजिस्टर्ड है जो पैरेलल में है, कितने का ही 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो दिस डिवाइड बाय 4। हमें पेन भी कहाँ उठाना पड़ा बच्चों, A/4 AR/4 into 1 plus I/2 is the answer। बोलो एन कितना आया? सार्थक क्लियर? हाँ सर क्लियर है।
ये स्टार बना हुआ इसका निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किसके बीच में निकालना है, ये भी अच्छा सवाल है। एफ एंड सी, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। एफ एंड सी, तो एफ एंड सी के बीच में अगर सोचो कि एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, so you will find that कि this and this is in series, this and this is in series, और इसके साथ एफ जी जो है एफ ए जी के साथ पैरेलल में है, और इससे करंट नहीं होगा, ये भी क्लियर दिख रहा होगा सिमेट्री से। ठीक, ये सारा काम हो जाएगा। बट सवाल ये है कि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, कितना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है ना। ओके बच्चों, तो ज्योमेट्री से तुम लोग निकालो कि कोई भी जैसे बीजी लेंथ है और जीएच लेंथ है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, और कोई ये बताएगा कि ये कितना एंगल है। 36 होता है सर वो। और कैसे निकाला 36? ये पेंटागोन है, ये एंगल पता है, ये एंगल कितना है 360 डिग्री डिवाइड बाई 5, 72 डिग्री, ये वाला एंगल, ये 72 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं ना। क्योंकि मान लो वो 2 थीटा प्लस 72 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री, तो 2 थीटा 108 डिग्री, थीटा जो जाएगा वो 54 डिग्री हो जाएगा। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। सो ये एंगल कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड दिस एंगल। तो कहोगे सर ये जो टोटल हो गया ये हो जाएगा 72 इंटू 2, ये वाला एंगल तो जाएगा 144। तो हाउ मच दिस एंगल इज 144 माइनस 180 माइनस 70, 144 इज इट 36 डिग्री। सही लिखा हूं क्या? ये अगर 36, ये 36, तो ये एंगल कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? हाँ गड़बड़ किया ना, ये 108 आया ना, ये दिस इज 108, सॉरी दिस इज 108, तो ये कितना आ जाएगा 108, ये भी 72 डिग्री आ जाएगा।
ये 72, ये 72, तो ये एंगल इज 36। 36। ठीक है, आया, क्लियर हुआ क्या? यस सर। मैं फिर से बताता हूँ, देखो ये 72 है, ये तो क्लियर है कि ऐसे ऐसे कितने ट्रायंगल बन गए हैं, 5, तो 360/5, ये 72 डिग्री है, ये वाला एंगल। अब ये ट्रायंगल अगर लिया बच्चों, तो ये 72 और ये आइसोसेलेस है, ये दोनों इक्वल होगा, तो 2 थीटा प्लस 72 180 हो जाएगा, तो ये थीटा आ जाएगा 154, मतलब 2 थीटा आ गया 108, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये पूरा हो जाएगा 108, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 108, तो दिस इज 72 डिग्री, दिस इज 72, दिस इज 72, ये 36 आ गया। अब मुझे ना बीजी का लेंथ और जीएच के लेंथ में रिलेशन लिखना है, तो बीजी और ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, ये हो जाएगा 18 डिग्री, बीजी साइन 18 that is equal to GH/2, is it correct? यस सर। So BG का जो लेंथ हो जाएगा बच्चों, साइन 18 1/3 कह रहा है, 3/2 GH। अगर GH का रेजिस्टेंस R मान लिया, तो BG का रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 3/2 R। तो देखो ये BG और AG, सॉरी FA और AG सीरीज में, तो ये हो जाएगा बच्चों 3R और ये हो जाएगा R। 3R और R कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में, 3R इंटू R डिवाइड बाई 4R, दैट इज इक्वल टू 3R/4। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ये चीज हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, उसके बाद लिख रहा हूँ। तो बहुत इजीली बता सकते हो कि ये तीनों को मिला दिया तो दिस कम्स आउट एज 3R/4, जहां पे R किसका रेजिस्टेंस है? इसका रेजिस्टेंस R है। ये भी बच्चों कितना हो जाएगा 3R/4, और ये कितना है 3R/2। तो देखना 3R/4, 3R/4, 3R/2, मतलब ये कितना हो जाएगा 3R। कौन सा पार्ट? ये पूरा जो येलो कलर से किया है, इससे रेजिस्टेंस नहीं बच्चों, एच के से 3R और 3R पैरेलल में बच्चों, तो कितना हो जाएगा 3R/2 विल बी द आंसर। अब देखते हैं सवाल क्या पूछा है। EL, E कहाँ है यार, E कहाँ है? EL, EL का रेजिस्टेंस इसने कितना दे दिया 2 ओम। तो मैंने तो लिखा था EL को 3R/2, तो 3R/2 उसने 2 ओम कहा है, तो R कितना हो जाएगा 4/3 ओम, और हमारा फाइनल आंसर क्या आया है 3R/2। तो आंसर कितना हो जाएगा 2 ओम। क्या ये समझ में आया? यस सर। इसमें सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री है बच्चों, बाकी तो कुछ है ही नहीं, दोनों में रिलेशन लिखना है। तो ये भी कॉमन डाउट आता है, और ये जस्ट एंगल निकालने का डाउट आता है। चलो, तो हमारे बच्चे लोगों का टाइम हो गया है, क्योंकि सब एग्जिट कर रहे हैं। इज देयर एनी क्वेश्चंस जो बहुत परेशान किया? लास्ट सवाल सर इसका फिफ्थ भी बताइए ना एक बार। कौन सा? पार्ट 2 का फिफ्थ।
पार्ट 2 का 5th। वन टू थ्री फोर फाइव। ये वाला 5th ना। यस सर। The internal resistance of accumulator battery is 6 volt. EMF 6 volt 10 ohm when it is fully discharged. ये एच सी वर्मा का सवाल है यार, ऐसा सवाल एक है। As the battery gets charged up, its internal resistance decreases to 1 ohm. ये एच सी वर्मा का और तुम्हारे क्लास में ही डाउट लिया है इसका, नहीं तुम्हारे क्लास में नहीं लिया, ये विनर बैच में लिया है। The battery in its is completely discharged state is disconnected to a charger, connected to a charger which maintains a constant potential difference 9 volt. ये एच सी वर्मा का सबसे शुरू में ही सवाल है। चलो बच्चों एक बैटरी ले लेते हैं। जब डिस्चार्ज हो गया, एक्चुअली प्रैक्टिकल बैटरी ऐसा होता है बच्चों, क्या होता है बैटरी में 2 प्लेट्स होते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स कन्वर्ट हो जाता है दूसरे में, अगर डिस्चार्ज हो जैसे से एनर्जी कंज्यूम हो रहा है ना, तो क्या होगा ये उसका अलग रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि अलग ही मटेरियल हो गया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। बैक चार्ज करेंगे तो फिर से वो अलग मटेरियल हो जाएगा, अब रेजिस्टेंस अलग होगा। तो कह रहा है ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है जब कंप्लीटली डिस्चार्ज है। और कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस हमने क्या किया, 9 वोल्ट के क्रॉस इसको चार्ज करना शुरू किया। जस्ट आफ्टर द कनेक्शन, जब चार्ज करना शुरू किया इसको, तो ईएमएफ है बच्चों 6 वोल्ट का और रेजिस्टेंस है 10 ओम का, तो करंट कितना हो जाएगा बताओ। 9 वोल्ट का बैटरी और 6 वोल्ट तो ये हो गया, तो 10 ओम के क्रॉस 3 वोल्ट ही रहा ना, तो 3 डिवाइड बाई 10, I1 इतना हो जाएगा क्या, बोलो बच्चों। ये 9 वोल्ट, ये 6 वोल्ट Yes, और 10 ओम, करंट इतना हो जाएगा I1। और I2 में कह रहा है कि जब कंप्लीटली चार्ज हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस टू 1 ओम, तो ये 1 ओम हो जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा I2। अब सवाल क्या पूछ दिया इसमें, 10I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा 6। सर हम्म सर जब बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज होती है तभी भी हम उसका ईएमएफ कंसीडर करेंगे। यस, ईएमएफ तो रहेगा ही। और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस अभी नहीं हुआ है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम लोगों का हुआ है सर। अरे यार जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया तो क्यों पूछ रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो यही चीज पढ़ाया जाता है। सर अभी स्टार्ट किया है। क्या है, अच्छा अभी स्टार्ट हुआ है। जे गया है, सर। वालों को मिलेगा सर। चलो तो ये सवाल कर लिया और ये एच सी वर्मा का है सवाल। चलो बाय बच्चों। बाय सर। सर